बाबा रामदेव ने पूरे इंडिया को बेवकूफ़ बना के 250 करोड़ का स्कैम किया है, वो भी ऐसे टाइम पे जब पूरे देश में महामारी चल रही थी। जी हाँ, कोरोना के टाइम पे बाबा रामदेव ने फॉल्स क्लेम करके करोड़ों लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया एंड 250 करोड़ का स्कैम किया। मैं बात कर रहा हूँ कोरोनिल के बारे में। बाबा रामदेव ने क्लेम किया था कि कोरोनिल से सिर्फ 7 दिन के अंदर 100% कोरोना ठीक हो जाएगी, जबकि ये मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है। इनफैक्ट सरकार ने पतंजलि से कहा था कि जब तक हम रिसर्च डिटेल वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक आप कोरोनिल को प्रमोट नहीं कर सकते हो। अब आप यहाँ पर सरकार की हिपोक्रेसी देखिए। एक तरफ सरकार की आयुष मिनिस्ट्री पतंजलि को कोरोनिल की प्रमोशन रोकने के लिए कहता है, दूसरी तरफ हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन एंड नितिन गडकरी कोरोनिल के प्रोमोशनल इवेंट में हिस्सा लेते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और सिर्फ कोरोनिल नहीं बल्कि पतंजलि की 82 प्रोडक्ट सैंपल में से 32 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है। सिर्फ 8 महीने के अंदर पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट्स के अगेंस्ट 53 कंप्लेंट किया गया था, फिर भी उत्तराखंड सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद पतंजलि ने अपना ऐड जारी रखा। लेकिन बाबा रामदेव यहाँ तक पहुंचे कैसे? एक गरीब घर का लड़का जिसे बचपन में ही पैरालिटिक्स अटैक आ गया था, आज वो इतने पावरफुल कैसे बने? बाबा रामदेव की बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ पब्लिक डोमेन में है नहीं। हमें बस इतना पता है कि उनका जन्म 1965 से 1975 के बीच हरियाणा की एक गरीब फैमिली में हुआ था एंड उनका असली नाम है रामकिशन यादव। पैरालिटिक्स अटैक की वजह से बचपन में ही उनकी लेफ्ट साइड की फेस मसल कम करना बंद कर दिया था एंड उनकी आंख में भी प्रॉब्लम आई। इनिशियली रामकिशन की स्कूलिंग शुरू हुआ शाहजहादपुर के एक सरकारी स्कूल से, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में उन्होंने स्कूल छोड़ के आर्ष गुरुकुल में एडमिशन ले लिया। गुरुकुल में एडमिशन लेने के बाद रामकिशन नाम को त्याग के उन्होंने अपने आप को रामदेव बुलाने लगे। कुछ महीने बाद उसी गुरुकुल में बालकृष्ण नाम की एक और लड़के ने एडमिशन लिया। बालकृष्ण एंड रामदेव बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए एंड आगे चल के दोनों ने पतंजलि की शुरुआत किया। 5 जनवरी 1995 को बाबा रामदेव, बालकृष्ण एंड आचार्य करमवीर ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का स्थापना किया, जहां पर बाबा रामदेव एंड करमवीर लोगों को योगा सिखाते थे। ये योगा क्लासेस इतने पॉपुलर होने लगे कि बड़े बड़े पावरफुल लोग भी योगा सीखने के लिए आए। इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए बाबा रामदेव एंड आचार्य करमवीर ने हरिद्वार की लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए 1 हफ्ते का योगा कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इस 1 हफ्ते के कैंप में पुलिस की सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए। जहां एक तरफ रामदेव एंड करमवीर लोगों को योगा सिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण एक आयुर्वेदिक फार्मेसी खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के हिसाब से एक आयुर्वेदिक फार्मेसी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला दिसंबर 1995 में। उन्हें स्वामी योगानंद नाम के एक बुजुर्ग सन्यासी मिले जिनका असली नाम था NP सिंह, जो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे एंड उनके पास एक लाइसेंस भी था। इसीलिए बालकृष्ण ने NP सिंह को टेक्निकल सुपरवाइजर बना के दिव्य फार्मेसी की शुरुआत कर दिया, जहां पर मेडिकल कंसल्टिंग भी हो रही थी और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी। मेडिकल कंसल्टिंग फ्री था पर मेडिसिन के लिए पैसा देना होता था और यही बिजनेस मॉडल आज भी चलता है। पूरे देश में मोर देन 5000 पतंजलि क्लिनिक्स है जहां पर कंसल्टिंग फ्री है पर मेडिसिन के लिए पैसा देना होता है, और इसी फ्री कंसल्टिंग की वजह से दिव्य फार्मेसी बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पर बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट होने वाली है। ईयर 2000 में जर्नलिस्ट माधव मिश्रा ने सोचा कि वो एक रिलीजियस चैनल ओपन करेंगे बाय द नेम ऑफ आस्था। आस्था जीवन का आधार। आस्था चैनल की सक्सेस को देखते हुए और भी कई सारे रिलीजियस चैनल लॉन्च होने लगे। इन चैनल्स को देखकर बाबा रामदेव को आइडिया आया कि क्यों ना इन चैनल्स पर जाकर लोगों को योगा सिखाया जाए। उन्होंने संस्कार टीवी को 1.5 लाख रुपए दिया एंड कहा कि मुझे 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट दे दो सुबह के 6:45 को। जिसके बाद बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके दोस्त बन गए थे। लेकिन उसी वक्त आचार्य करमवीर के साथ बाबा रामदेव की रिलेशन खराब होने लगती है, जिसके बाद बालकृष्ण एंड रामदेव ने डिसाइड किया कि वो अपना एक अलग कंपनी बनाएंगे। 2006 में उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत किया एंड अगले 6 सालों तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही बेचते रहे। लेकिन 2012 में बाबा रामदेव एंड बालकृष्ण ने डिसाइड किया कि वो अपना मार्केट एक्सपेंड करेंगे। पहले उन्होंने कई और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसे कि बाम एंड ऑयल लॉन्च किया। उसके बाद धीरे धीरे टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी, ऑयल और नूडल्स भी। ऐसे करते करते पतंजलि पूरे रिटेल सेक्टर में ही आ गई एंड जुलाई 2023 आते आते पतंजलि की टर्नओवर 48,245 करोड़ हो चुकी थी। पतंजलि की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट।
हमारे देश के करोड़ों लोग बाबा रामदेव के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि पतंजलि की प्रोडक्ट जेन्युइन होती है, लेकिन बाबा रामदेव ने पैसा कमाने के लिए करोड़ों लोगों की भरोसा का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में झूठा क्लेम किया एंड लोगों को बेवकूफ़ बनाया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की एड्स को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने पतंजलि की 33 एड्स को इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि पतंजलि की एड्स के अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेन आने लगे थे। ASCI ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 33 एड्स में से 25 एड्स में पतंजलि झूठ बोल रही है। इसके रेस्पॉन्स में पतंजलि की MD आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये बड़े बड़े MNC की साजिश है हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए। MNCs की जो HUL के लोग हैं, कोलगेट के लोग हैं, P&G के लोग हैं, तो वो लोग जानबूझ करके प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको टॉर्चर करे, प्लानिंग करे। ये तो बस झूठ की शुरुआत थी। पतंजलि ने अपने सबसे बड़ा झूठ बोला कोविड के दौरान। 2020 में जब हमारा पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, तब पतंजलि ने कोरोनिल क्विट लॉन्च किया एंड क्लेम किया कि इस मेडिसिन से सिर्फ 7 दिन के अंदर 100% पेशेंट नेगेटिव हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। लेकिन जिस दिन बाबा रामदेव एक क्लेम कर रहे थे, उसी दिन आयुष मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोनिल साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है एंड जब तक हम रिसर्च डिटेल को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक कोरोनिल को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाबा रामदेव जैसे महान हस्ती इन ऑर्डर को फॉलो थोड़ी ना करेंगे। उन्होंने एड्स जारी रखा एंड सिर्फ 4 महीने के अंदर 250 करोड़ का सेल जनरेट किया। 250 करोड़ की सेल्स। खैर, अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। सरकार के मना करने के बावजूद दिन रात न्यूज चैनल्स कोरोनिल को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है, उसे कंज्यूम करने के बाद लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। कोरोनिल की मेडिकल ट्रायल हुआ था जयपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहां पर उनका सैंपल साइज था सिर्फ 100 लोग। वो भी ऐसे 100 लोग जो या तो एसिम्टोमेटिक थे या फिर उनका सिम्टम बहुत ही कम था, जिस वजह से बहुत से डॉक्टरों ने कहा कि ये लोग तो बिना मेडिसिन के ठीक हो जाते। इनफैक्ट NIMS के चेयरमैन BS तोमर ने कहा, हमारे यहाँ कोरोनिल की क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं। हमने किसी सीरियस पेशेंट को एडमिट ही नहीं किया। सिर्फ 100 एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी गई थी, जिसे पतंजलि ने स्पॉन्सर किया था। इसके रिस्पॉन्स में बाबा रामदेव ने कहा कि ये लोग जानबूझ के पतंजलि को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। साथ ही पतंजलि ने एक एड निकाला बाय द टाइटल ऑफ मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, जिसे देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया पतंजलि एंड आचार्य बालकृष्ण के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि ये लोग एलोपैथी को टारगेट कर रहे हैं। जिसके बाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि ये मिसलीडिंग एड बंद कर दो, वरना हम तुम पर 1 करोड़ का फाइन लगा देंगे। उसके बावजूद पतंजलि ने मिसलीडिंग एड्स जारी रखा। एज ए रिजल्ट 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के अगेंस्ट कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी किया एंड कहा कि अगर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद कोर्ट में आकर माफी नहीं मांगते हैं, तो कोर्ट पतंजलि की सभी एड्स पर बैन लगा देगा। तब जाके बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया एंड कहा कि आपको पब्लिक अपोलॉजी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के अगेंस्ट एक्शन लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि कितने लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर भरोसा करके वैक्सीन नहीं लिए होंगे, कितने ही लोग बीमार हो गए होंगे और कितने ही लोग शायद मरे भी गए होंगे। तो ये जितने भी पॉपुलर लोग हैं, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्या उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपने फॉलोअर्स के प्रति? और जिन सरकार को हम वोट देके चुनते हैं ताकि वो हमारे हितों की बात करे, वो भी इन लोगों को ओपनली सपोर्ट करते हैं। क्या हमारे देश की लीडर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे देश की आम जनता के प्रति? जिस आदमी को हमारे देश के लोगों ने इतना प्यार दिया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो पैसों के लालच में लोगों को क्या बेच रहे हैं।